जो लोग फिज़िक्स पढ़ते हैं या फिर केमिस्ट्री या फिर मैथ्स पढ़ते हैं, इनकी जो एक्सप्लेनिंग की पावर होती है, कैपेसिटी होती है, वो रियली में बहुत ही कम होती है। एंड दिस इज़ लाइक अ फैक्ट। खान सर के बारे में आप सारे लोगों ने सुना होगा सोशल मीडिया के ज़रिए। शायद अगर सोशल मीडिया नहीं होता, आज यूट्यूब और फेसबुक, इंस्टा, ये सारी चीज़ें नहीं होती, तो खान सर शायद वहीं तक सीमित रहते। काबिलियत तो है उनके अंदर, लेकिन लोग जान नहीं पाते उनको। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया आज एक तरह से मैं देखूँ तो एक तरह से फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लेना क्या चाहते हैं, फ़ायदा या नुकसान। मैंने खान सर का जिक्र किया, मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ जो शख्स खड़े हैं, ये शख्स नहीं है साहब, इनकी उम्र मात्र 12 साल है और ये शख्सियत है। 12 साल इनकी उम्र है और कक्षा 8 में ये पढ़ते हैं। पढ़ते तो हैं साहब, लेकिन ये पढ़ाते भी हैं, ये एक शिक्षक के तौर पर भी हैं। मैं इनसे बातचीत करूंगा और आपको मैं बता रहा हूं कि नीट और जेईई वालों को ये क्लास देते हैं, ऑनलाइन क्लास देते हैं, उनको पढ़ाने का ये काम करते हैं। इतनी कम उम्र में इनको इतनी कहाँ से जानकारी हासिल हुई और कहाँ से इन्होंने स्टडी किया। लेकिन आप सोचिए, आप अगर जानते होंगे नीट और जेईई के बारे में सुने होंगे, तो आप समझिए कि नीट और जेईई किस स्तर का परीक्षा होता है, वो कि किस स्तर के उसके छात्र होते हैं और किस स्तर का बनना पड़ता है कि आपको नीट और जेईई आप क्वालिफाई कर सकें। उन्हीं बच्चों को ये पढ़ाते हैं और कक्षा 8 में ये पढ़ते हैं। 12 साल इनकी उम्र है। नाम इनका सारिम है, रहने वाले देवरिया उत्तर प्रदेश के हैं। सारिम जी, सबसे पहले तो मैंने जो जिक्र किया, जो चीज़ें मैंने बताई, मैंने सुनाई बातें थी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि उम्र आपकी कितनी है? वेल करेंटली आई एम 12+। 12+ है। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? अभी मैं 8th स्टैंडर्ड में हूँ। 8 में है आप। मैं चाहूँगा कि अपने कैमरा पर्सन से कि ये जो किताबें आपको नज़र आ रही हैं, यहाँ पर देखिए, इसको दिखाइए कि ये जो किताबें हैं, इन्हीं किताबों को, इतनी मोटी मोटी किताबों को ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आप समझिए कि इतनी कम उम्र में इतनी मोटी मोटी किताबों को ये पढ़ चुके हैं। शायद बच्चा जो 8 में पढ़ने वाला बच्चा जो है, वो इतनी मोटी मोटी किताबों को शायद देखा भी ना हो अपनी खुली आँखों से, लेकिन ये इन किताबों का स्टडी कर चुके हैं, इन किताबों का अध्ययन कर चुके हैं। और वजह यही है कि आज ये नीट और जेईई वालों को पढ़ा रहे हैं। लेकिन अध्ययन करना छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है कि कक्षा 8 में पढ़ने वाला बच्चा अगर इन किताबों का अध्ययन करके और नीट और जेईई वालों को पढ़ाए, ये बहुत बड़ी बात होती है। कब से आप शुरू किए ऑनलाइन पढ़ाना लोगों को? ऑनलाइन मैंने पढ़ाना शुरू किया था इन द बिगनिंग ऑफ लॉकडाउन। अच्छा, लॉकडाउन में आप शुरू किए। अच्छा, ये इतने सारे कहाँ से आपको जानकारी है, कैसे इतने कम उम्र में? जब लॉकडाउन, तो मुझे लगता है कि 2022 चल रहा है, 21 में ही, 20 में ही शायद लॉकडाउन था, 2 साल लॉकडाउन था, 20 में ही आप ये सारी चीज़ें खुद पढ़कर? हाँ, खुद ही पढ़ के सेल्फ स्टडी कैसे माइंड में आया ये सारी चीज़ें आपकी? वेल एक्चुअल में मैं इंस्पायर हूँ स्टीफन हॉकिंग से। दैट इज़ द रीज़न मैं फ़िज़िक्स पढ़ना शुरू किया, सिंस आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन फिज़िक्स एंड मैथ्स, दैट इज़ वाई। तो बड़ी चीज़ें होती है कि जैसे थोड़ा सा अब छोटे बच्चों को इतना सिखाया जाता है, कई बार रिपीट कराया जाता है, कम ही बच्चे हैं जो पकड़ पाते हैं बेहतर तरीके से। तो आप सेल्फ स्टडी करके, आप किसी से पढ़े नहीं हैं, कोई टीचर नहीं है आपके, आपने ऑनलाइन क्लास वगैरह लिया है? नहीं, खुद आपने पढ़ा है। कैसे ये सारी चीज़ों को, बड़ी चीज़ें होती है कि जो चीज़ हम पढ़कर समझ नहीं पाते, इतनी कम उम्र में बच्चा समझ नहीं पाता कि ये, चलिए मैंने पढ़ लिया कि ठीक है, बच्चा अगर इंग्लिश पढ़ रहा है, इंग्लिश मीडियम में आज का बच्चा, तो भैया ये चीज़ पढ़ सकता है कि न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, ये पढ़ सकता है। लेकिन अगर अब इसको ये कहा जाए कि बेटा इसको समझो, तो मुझे नहीं लगता कि बच्चा समझ पाएगा। कैसे आप समझ पा रहे थे इन चीज़ों को? अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी जैसे मेरी बिगनिंग से ही अच्छी थी, क्योंकि जब मैं 2nd स्टैंडर्ड में था तब मैं इंग्लिश लिटरेचर पढ़ता था। जैसे ये सब तो मैंने लॉकडाउन में ही स्टार्ट किया, लेकिन उससे पहले मैं इंग्लिश लिटरेचर पढ़ता था। उसकी वजह से अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी ऑलरेडी अच्छी थी। एंड उसके अलावा जस्ट इंटरेस्ट, हार्ड वर्क, दैट इज़ ऑल। बिल्कुल, लेकिन उस स्तर की शिक्षा नहीं दी जाती है हमारे स्कूलों में। हाँ। जिस स्तर की शिक्षा आपको पहले मिल चुकी थी और आप खुद सेल्फ स्टडी उसके बाद किए, उसके पहले आपको तमाम सारी जानकारियाँ थी। मैं बात करूँ अगर सब्जेक्ट इंग्लिश की, तो इंग्लिश जितने बेहतर तरीके से आप बोल रहे हैं, और आज नहीं, ये तो अब बोल पा रहे हैं, उसके पहले की बात मैं करूँ तो उसके पहले भी आप बेहतर थे। वो चीज़ें कहाँ से हो पाई? स्कूलों में आजकल तो आमतौर पर इतनी बेहतर शिक्षा तो नहीं दी जाती। पहले मैं इंग्लिश लिटरेचर में था, तो इंग्लिश मेनली मेरे फादर की वजह से मैं सीख पाया, क्योंकि मेरे फादर खुद इंग्लिश टीचर हैं, एंड दैट इज़ द रीज़न। तो जो कॉम्प्रीहेंशन होता है सेंटेंसेस का, या फिर कुछ भी अंडरस्टैंड करने की एबिलिटी, तो वो मेरी उससे लाइक अच्छी हो गई थी। दैट इज़ वाई तब अगर मैं फ़िज़िक्स पढ़ूँ तो यहाँ पे कहीं लैंग्वेज में डिफ़िकल्टी नहीं आती है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिफ़िकल्टी आती है क्योंकि वो
वो सेंटेंसेस को समझ नहीं पाते हैं। जी जी, वही चीज़ हाँ, है। दैट इज़ अ थिंग। इसीलिए जब मेरी इंग्लिश ऑलरेडी अच्छी थी तो एटलीस्ट मैं लाइंस एंड सेंटेंसेस को समझ तो पा रहा था। एंड उसके अलावा डिफ़िकल्टी आती फिज़िक्स में, मैथ्स में। तो मैथ्स मैं कहूँगा मेरी शुरुआत से ही लाइक ठीक थी अपने स्टैंडर्ड के लेवल तक। बट अगेन मैथ्स में मुझे भी डिफ़िकल्टी हुई जब मैं फ़िज़िक्स पढ़ना स्टार्ट किया। एंड इसलिए मैंने फ़िज़िक्स के लिए मैथ्स सीखा। लाइक आई वॉज़ नॉट कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं छोड़ दूंगा। मैंने फ़िज़िक्स के लिए पर्टिकुलरली उतनी मैथमेटिक्स सीखा। तो अगर कोई 11th-12th का स्टैंडर्ड का बच्चा है उसे उतनी तो मैथमेटिक्स आती ही है, बट आई टू लर्न इट सेपरेटली। मैंने सेपरेटली सीखा। माई सिस्टर हेल्प मी लॉट इन दैट। मेरी सिस्टर ने मैथ्स में हेल्प किया। तो जब इंग्लिश एंड मैथ्स मेरी ऑलरेडी अच्छी हो गई तो व्हेन आई ट्राइड रीडिंग बुक्स तब थोड़ा और समझ आने लगा, लेकिन फिर भी कंप्लीट लाइक इट वाज नॉट कि मुझे समझ आया। दैट इज़ वाई मतलब मैं बहुत रैंडमली पढ़ता था, कभी ये कभी वो फिर ये। एंड ऊपर से मेरे पास कोई ट्यूटर या फिर मेंटर भी नहीं था। लेकिन एज आई गेव मोर एंड मोर टाइम और टाइम देते गया सो समहाउ केम टू अ पॉइंट कि अब मुझे समझ आने लगा। दैट इज़ हाउ इट हैपेंड। इस दौरान आप कहीं से भी कोचिंग वगैरह ये जो सारी चीज़ें होती हैं आपने नहीं लिया? नहीं। जो भी हेल्प किया आपके फैमिली ने किया, आपके सिस्टर ने, आपके पापा ने जो भी हेल्प किया है उन्होंने ही किया। जैसे आमतौर पर देखिए, अगर देखा जाए तो कोई अगर हम कहते हैं कि इस चीज़ की परिभाषा है तो आमतौर पर बच्चे को सिखा दिया जाए तो वो विज्ञान की परिभाषा है या जिस चीज़ की भी परिभाषा उसको बता दिया जाता है तो वो याद कर लेता है, याद हो जाती है। लेकिन जब न्यूमेरिकल की बात आती है, हाँ। समस्या वहाँ पे होती है। हम किसी से पढ़ भी नहीं रहे हैं, जान भी नहीं रहे हैं, और बुक में ये कैसी चीज़ है कि अगर हम इसको पढ़ रहे हैं तो पढ़ने में उतनी हमें समझ ही नहीं आती जब तक कोई हमको अच्छे तरीके से समझाए ना कि देखो बेटा ये यहाँ पर ये सूत्र लगाते हैं, फिर ये इस तरीके से इसको हल किया जाता है। लेकिन उन चीज़ों को आप पढ़कर ही मतलब इस स्तर पर आ चुके हैं। जैसे न्यूमेरिकल में तो मुझे भी डिफ़िकल्टी हुई, बहुत ज़्यादा हुई स्टार्टिंग में, जब मैंने लाइक एच.सी. वर्मा से स्टार्ट किया था। तो एच.सी. वर्मा के न्यूमेरिकल्स ऑब्वियसली बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं, जेई मेन के लेवल के हैं। बहुत सारे जो लास्ट के क्वेश्चंस हैं एडवांस लेवल तक के भी हैं। तो वहाँ पे न्यूमेरिकल्स में स्टार्टिंग में डिफ़िकल्टी हुई। एंड लाइक इनफैक्ट आई वुड से कि 1 साल तो एटलीस्ट मुझे लगा टू कम टू ट्रैक, मतलब ट्रैक पे आने में, समझने में कि मुझे पढ़ना कैसे है। अबाउट 1 साल लगा। बट उसके आगे जैसे मैं टाइम देते गया सो एवरीथिंग बिकेम क्लियर कि मुझे ये करना है, उसके बाद ये करना है एंड ऑल। तो समहाउ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व होने लगे। तो वो तो बस लाइक मैंने उतना टाइम दिया है, दैट इज़ द रीज़न। बिल्कुल। बातों का सिलसिला हम जारी रखेंगे, लेकिन उसके पहले मैं चाहूँगा कि आप इसी के बारे में बताइए, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि इसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। जैसे वैसे भी लोग जो आपसे परिचित हैं उनको पता है कि हाँ सारिम जी क्या जानते हैं, क्या क्वालिटी उनके अंदर है, सारे लोगों को पता। लेकिन शायद अब कुछ नए लोग हैं जो हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ेंगे, उनको ये पता चलना चाहिए कि सारिम जी में क्या चीज़ें हैं। मैं चाहूँगा कि आप इसको थोड़ा सा यहाँ पे ये जो वीडियो था इसमें मैंने मेनली इसके लॉज डिस्कस नहीं किए थे, बट फोर्सेस पे कंसंट्रेट किया। जैसे आई टोल्ड कि फोर्स पहले तो एग्जैक्टली है क्या, नॉर्मल वर्ड्स में इसे हम लोग एक पुश एंड पुल तो डिस्क्राइब कर देते हैं, लेकिन इट इज़ समथिंग मोर देन दैट। रादर फोर्स एक ऐसा इंटरेक्शन होता है जो कि 2 बॉडीज़ के बीच में हो सकता है। जैसे एक बॉडी किसी दूसरे बॉडी को इन्फ्लुएंस कर सकती है, उसके मोशन को इन्फ्लुएंस कर सकती है। एंड ये जो इन्फ्लुएंस होता है ये एक्चुअल में कॉज होता है जो कि इस बॉडी की मोशन को चेंज कर सकता है। मतलब समहाउ ये फोर्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर सकता है। तो ये तीनों टर्म्स कुछ ऐसे रिलेटेड है। एंड सिंपल वर्ड्स में तो पुश एंड पुल कहा जा सकता है, बट इट इज़ समथिंग लाइक एन इंटरेक्शन टू इन्फ्लुएंस अ बॉडी। एंड हमेशा 2 बॉडीज़ आर रिक्वायर्ड फोर्स को एक्ट करने के लिए। उसके अलावा देखें तो फोर्स बेसिकली इसको अगेन कैटेगराइज करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन वन वे इज़ कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट, जो कि यूजुअली हमें बताया जाता है। जहाँ पे कॉन्टैक्ट इज समथिंग लाइक जहाँ पे एक टच नीडेड होता है, एक फिजिकल कॉन्टैक्ट। मीनवाइल नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस एट अ डिस्टेंस एक्ट करते हैं, जो कि होता है एक फील्ड क्रिएट करके। मतलब आपके पास एक बॉडी है, ये अपने स्पेस में एक फील्ड क्रिएट करेगी एंड जो भी दूसरी बॉडी होगी उसके सिमिलर वो उस फील्ड को रिस्पॉन्ड करेगी, तो उस पर फोर्स एक्ट करता है। एंड दैट इज़ हाउ लाइक ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। बट देन आई टोल्ड कि एक्चुअल में नेचर में क्या होता है ना, हमें ऐसे बता तो दिया गया कि कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट, लेकिन एक्चुअल में एग्जिस्ट करते तो सिर्फ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस है। इसका रीज़न अगर देख ले तो जैसे कॉन्टैक्ट फोर्स जो कि फिजिकल कॉन्टैक्ट रिक्वायर्ड होता है, जैसे फ्रिक्शन एंड टेंशन आपने ले लिया, बट एट द एंड ऑफ द डे फ्रिक्शन एंड टेंशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस की कैटेगरी में आते हैं। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस एक्चुअल में नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस होती है।
मतलब अगर यहाँ पे हम लोग कंसिडर करें जो कॉन्टैक्ट फोर्सेस भी हैं उन्हें अगर एक माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखा जाए तो ये इन दी एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस की कैटेगरी में आते हैं। तो ऑल्दो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे तो हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, बट माइक्रोस्कोपिकली अगर एक ब्रॉडर सेंस में कंसिडर किया जाए तो दैट इज़ जस्ट नॉन कॉन्टैक्ट। एंड देन आई रैंक देम इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ की जो 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं नेचर के, ग्रेविटेशनल, देन यू हैव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, उसके बाद वीक न्यूक्लियर, फिर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर। कैसे ये दोनों जो फोर्सेस हैं दीज आर लॉन्ग रेंज फोर्सेस। मतलब आप क्या कर सकते हो, इनकी एक लार्ज इनफ वैल्यू मेंटेन कर सकते हो डिस्टेंस बढ़ाने पे भी। जैसे आपने कंसिडर किया कि आप डिस्टेंस बिटवीन बोथ द बॉडीज़ बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन उनके मासेस या फिर चार्जेस भी बढ़ाते जा रहे हैं, सच दैट दीज टू फोर्सेस हमेशा एक ऐसे डिस्टेंस हो सकती है जहाँ पे तब भी आप फोर्स को मेज़र कर सकते हो, अनलेस ये डिस्टेंस इनफाइनाइट ना हो जाए, तब फोर्स ज़ीरो होगी। मतलब ये लॉन्ग रेंज पे भी एक्ट करते हैं। लेकिन ये जो दोनों फोर्सेस हैं अगर इन्हें हम लोग न्यूक्लियर साइज से थोड़ा और बड़ा डिस्टेंस किया जाए, ये हमेशा न्यूक्लियर पे ही एक्ट करेंगे। लाइक 10⁻⁻15 मीटर से ग्रेटर डिस्टेंस हो, उस केस में ये जो दोनों फोर्सेस होंगी ये सडनली ड्रॉप कर जाते हैं। दैट इज़ द थिंग। एंड स्ट्रेंथ में तो यू हैव स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट, फिर वीक न्यूक्लियर फोर्स, एंड लास्ट में द वीकेस्ट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। एंड जैसे मैंने यहाँ पे बताते ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस हाउ ओनली दे एग्जिस्ट इन नेचर, मैंने एक इसी टाइप के एक लूप होल का एक और एग्जांपल दिया जो कि मैंने कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव से, ऑल्दो आई हैवंट टॉट दैट येट, मैंने प्रीवियस टाइम टीच किया था, बट इन द प्रेजेंट वंस तो यहाँ पे मैंने ऑल्दो लेकिन फिर भी एक एग्जांपल दिया फॉर दोज हु हैव स्टडीड कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव। हम लोग सरफेस पे तो ऐसा पढ़ लेते हैं कि दो तरह की फोर्सेस होती, कंजर्वेटिव ले लो, नॉन कंजर्वेटिव, जो कि इनके वर्क पे डिपेंड करता है। मतलब अगर ये वर्क पाथ पे डिपेंड कर रहे हैं, आप कैसे ये वर्क कर रहे, कैसे ये फोर्स ये काम कर रही, तब ये नॉन कंजर्वेटिव है। अगर सिर्फ एंड पॉइंट्स पे डिपेंड करे तब कंजर्वेटिव है। बट आई ऑल्सो टोल्ड देम कि एक्चुअल में नेचर में क्या होता है, इस वे में भी फोर्स को क्लासिफाई किया जाए तो अगर आप कंसिडर करते हो किसी भी सिस्टम की टोटल एनर्जी एंड उसमें टोटल वर्क, ये जो भी सम आप क्रिएट करें टोटल एनर्जी का, इस पर एक्चुअल में देखोगे तो एक्चुअल में ना क्या होता है, या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी सिस्टम में एक्ट कर रही हो तो भी एनर्जी कंजर्व्ड होती है। अगर आप थर्मल मोशन को कंसिडर करते हो, लाइक लेट्स से कि मेरे पास एक ब्लॉक है जो कि यहाँ पे मूव कर रहा है, तो ऑब्वियसली फ्रिक्शन एक्ट करेगा जिसकी वजह से ब्लॉक की जो मोशन होगी, यहाँ पे जो स्पीड होगी, काइनेटिक एनर्जी, ये कन्वर्ट होती है इन द बोथ बिटवीन सरफेस, फ्रिक्शन इस पे वर्क करता है एंड ये थर्मल मोशन में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब अगर आप माइक्रोस्कोपिकली देखते हो तब इस काइनेटिक एनर्जी कैसे डिस्ट्रॉय हो रही है, एक्चुअल में डिस्ट्रॉय नहीं हो रही, थर्मल मोशन में कन्वर्ट हो रही। तो समहाउ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस जो हम लोग बोलते हैं, यानी कि डिसिपैटिव फोर्सेस जो कि इस एनर्जी को डिस्ट्रॉय करें या फिर हमें एक दूसरी काइंड की एनर्जी इंक्लूड करनी पड़ती है, इज़ नथिंग लाइक दैट, बट रादर डीपर सेंस में देखा जाए तो नेचर में ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं। अगर हम लोग नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की भी जो फाइनल एनर्जी देखा जाए एंड उसको अपनी इक्वेशंस में रखते हैं, सो यू विल सी कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस भी वही लॉज फॉलो कर रही है जो कि कंजर्वेटिव करती है। सो वैसे आई नेम्ड इवन दिस लूप होल कि यूजुअली हमें कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव बताए जाते हैं, बट देयर आर जस्ट ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस इन नेचर। बिल्कुल। अब तक मुझे लगता है कि शायद जो भी एजुकेशन से जुड़े हुए लोग हैं जिनको इंटरेस्ट है ऐसी चीज़ों में, वो सारे इनको अच्छे तरीके से जानते होंगे। अब तक क्योंकि आप उस लेवल पर हैं कि मुझे लगता है कि तमाम ऐसे यूनिवर्सिटी होंगे जिनके प्रोफेसर से भी आपकी बातचीत होती होगी। अब तक कितने प्रोफेसर ऐसे जिनसे आप मिलजुल कर बातचीत किए हैं और किन चीज़ों पर आपकी बातचीत होती है? जब जाते हैं आप उनसे मिलते हैं तो क्या ऐसा कुछ आपके माइंड में क्या होता होगा कि हम इनसे मिले हैं तो कुछ इस चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे? कितने प्रोफेसरों से अब तक आप मिल चुके हैं? मैं बहुत सारे प्रोफेसर से मिल भी चुका हूँ, लेकिन मोस्ट प्रोफेसर से मेरी ऑनलाइन डिस्कशन होती है। अच्छा। हाँ, ऑनलाइन डिस्कशन इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में या फिर फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में। आई हैव लाइक टॉक्ड टू मोस्ट IITs, मैंने बहुत सारे IIT कॉलेजेस में भी बात की है एंड इवन इन फॉरेन यूनिवर्सिटीज़, मैनी यूनिवर्सिटीज़ ऑफ लाइक जापान एंड UK की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ से मैंने बात किया। सो मोस्ट डिस्कशन मेरी ऑनलाइन ही हुई है। लेकिन मैं कुछ फिजिसिस्ट से मिल भी चुका हूँ। लाइक रिसेंटली आई मेट टू JJ रावल सर, जो कि एक बहुत ही बड़े फिजिसिस्ट हैं जिनकी बहुत सारे कंट्रीब्यूशंस हैं, एंड सम अदर फिजिसिस्ट लाइक दैट, मैथमेटिशियंस।
आपको क्या लगता है कि आप जो पढ़ाते हैं ये सिर्फ यूपी बोर्ड का बच्चा पढ़ता है या सीबीएसई बोर्ड का? क्या लगता है आपको कौन से बच्चे पढ़ते होंगे? क्योंकि जो आपका पढ़ाने का तरीका है, आपके जो शब्द हैं ज़्यादातर वर्ड जो होते हैं वो इंग्लिश से रिलेटेड होते हैं ज़्यादातर। क्या लग रहा है आपको? कुछ अंदाज़ा लग पाया अब तक कि कौन से बच्चे आपके ज़्यादा इंग्लिश मीडियम वाले हैं या हिंदी मीडियम वाले हैं? मेरे ज़्यादा व्यूवर्स तो आई गेस इंग्लिश मीडियम वाले ही हैं, सिंस मैं मोर ऑफ कंपटीशन के लिए पढ़ाता हूँ, दैट इज़ वाई जेईई नीट के व्यूवर्स। तो उसमें मोस्ट सीबीएसई। हाँ, ज़्यादातर। ठीक है, पापा को बुलाइए थोड़ा सा अपने। इनके पिताजी हैं, मैं उनसे भी बातचीत करूंगा क्योंकि कहीं ना कहीं उनका अहम रोल रहा है, इनके पिताजी का बड़ा अहम रोल रहा है, इनके फैमिली का अहम रोल रहा है कि आज इस स्तर पर सारिम जी पहुँचे हुए हैं। बड़ी चीज़ें होती हैं, इसको इतना आसान नहीं समझ सकते क्योंकि बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, इतनी आसानी से कुछ हासिल नहीं होता। और अगर मैं स्टडी की बात करूँ तो इसके लिए दिन रात बड़ी कड़ी से मेहनत करना पड़ता है, तब जाकर मुझे लगता है कि इन चीज़ों को आप हासिल कर सकते हैं। लेकिन बहुत बड़ी चीज़ ये होती है कि आप अगर इतनी कम उम्र में, कोई बच्चा अगर इतनी कम उम्र में इतनी सारी जानकारी हासिल कर ले और किसी दूसरे को शेयर कर सके। तमाम ऐसे लोग होते हैं कि जानकारी होते हुए भी लगता है कि शेयर नहीं कर पाते, होता है ऐसा नहीं? हाँ, ऐसा आपको होता क्या लगा शुरुआत में कि आसानी लगी कि मतलब हमें जानकारी है, मैं शेयर कितने आसानी से कर पा रहे थे? जैसे द थिंग इज़, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो लोग फिज़िक्स पढ़ते हैं या फिर केमिस्ट्री या फिर मैथ्स पढ़ते हैं, इनकी जो एक्सप्लेनिंग की पावर होती है, कैपेसिटी होती है, वो रियली में बहुत ही कम होती है। एंड दिस इज़ लाइक अ फैक्ट कि यूजुअली जो फिजिसिस्ट या फिर मैथमेटिशियन होंगे, बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनकी एक्सप्लेनिंग पावर उतनी अच्छी नहीं होती है, उतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते, स्पेशली अमॉन्ग स्टूडेंट्स। लेकिन हाँ, ऐसे भी कुछ लोग हैं हु आर रियली फिजिसिस्ट या फिर मैथमेटिशियन एंड वो लोग बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हैं एंड पढ़ा सकते हैं। लाइक वी हैव प्रोफेसर वॉल्टर लोविन, जो कि एक बहुत ही बड़े MIT के प्रोफेसर है, या फिर रिचर्ड फाइनमैन, तो जो कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टीचर्स एवर रहे हैं, जिन्होंने कैलटेक में पढ़ाया था। तो ऑब्वियसली आई वुड से कि आई एम रियली नॉट लाइक देम, मैं उनकी जैसा नहीं टीच कर सकता या फिर नहीं एक्सप्लेन कर सकता, बट स्टिल आई गेस मेरी जो एक्सप्लेनिंग की पावर है, इट इज़ गुड इनफ कि मैं किसी को कुछ एक्सप्लेन कर सकूं। दैट इज़ द थिंग। सो दैट इज़ इनिशियली तो एक्सप्लेन करने में मुझे भी थोड़ी डिफ़िकल्टी हुई, थोड़ी नर्वसनेस हुई, बट एज आई वेंट फॉर मोर एंड मोर और मज़ा आता था एंड आई लाइक्ड टू डू इट, दैट्स द थिंग। तो अब इट इज़ टू ईजी टू एक्सप्लेन समथिंग। सर, मैं थोड़ा सा आपसे बातचीत करना चाह रहा था। नाम क्या हुआ आपका? जी, मोहसिन खान। ये आपको कब पता चला कि आपके बच्चे में इतनी बेहतर क्वालिटी है कि आपने पूरी हेल्प किया अपने बच्चे के लिए और आपका बच्चा अब है उस स्तर पर? कब आपको लगा कि बच्चा हमारा ऐसा कुछ कर सकता है? नहीं, ये वैसे तो ये बचपन से थोड़ा सा यूनिक है क्योंकि ये बहुत छोटा था, तो जैसे ABCD भी पढ़ता था ना, तो डेडिकेशन इसके अंदर था। वो कुछ हमारे अंदर भी है कि जो हम लोग काम करते हैं ना, पूरी पैशन के साथ करते हैं, तो वो चीज़ें इसके अंदर भी है। वो बचपन से ही बहुत मतलब कोई भी काम करता था बहुत ध्यान से, मतलब पूरी तरह से 100% अपना वो देता है। तो लॉकडाउन में पहले इंग्लिश पढ़ता था, लॉकडाउन में आ गया फिजिक्स में कोई स्टोरी पढ़ रहा था, फिर इसको पसंद आया उस स्टोरी, फिर साइंस को लेके काफ़ी इंटरेस्ट इसके अंदर आया, फिर लगा बुक्स मांगने, बुक्स लाके देते रहे, बहुत सारी बुक्स पढ़ गया लॉकडाउन के अंदर, और फिर उसके बाद से पीछे मुड़ के नहीं देखा, वही इसका मेन सब्जेक्ट हो गया। चलिए, बिल्कुल हमारी शुभकामनाएं हैं कि शायद अब इनके सपने के बारे में भी मैं जिक्र कर लेता हूँ कि क्या इरादे हैं, क्या सपना है आगे? साइंटिस्ट बनने का। साइंटिस्ट ही बनना है, फिजिसिस्ट। चलिए ठीक है, हमारी शुभकामनाएं और हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग भी बताइएगा, क्योंकि मैंने तमाम बार जिक्र किया इस बात का कि इस उम्र में तमाम ऐसे बच्चे हैं जिनको शायद समझने की भी वो क्षमता नहीं होती है, जितनी नॉलेज इनको है बहुत बड़ी चीज़ है, इसको हम इतने आसानी से नहीं हासिल कर सकते हैं। आप लोग भी अपनी राय जरूर रखिएगा कमेंट के जरिए। धन्यवाद।